नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाले जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, इसके बारे में इस पुस्तक की मदद से हम सभी चर्चा करेंगे। जो भी बातें बताएंगे आपको ऑथेंटिक बातें बताएंगे। ये जो संपूर्ण योग विद्या पुस्तक है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक है, जिसकी सहायता से हम और आप सभी कोई अपने जीवन को इतना ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि इस पुस्तक में आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें, हेल्दी बनाए रखें, इसके लिए इतने सारे इसमें टिप्स दिए गए हैं। साथ ही साथ आप यदि अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो योग आपके जीवन में किस प्रकार से मदद कर सकता है, एक एक बातों का इसमें समावेश किया गया है। तो हम सभी आप सभी के सामने ये जो भी बातें बतलाने जा रहे हैं, इतना तो बात याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी इस पुस्तक की मदद से होंगी। और ये पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है आपके सामने दिखाई दे रहा है, संपूर्ण योग विद्या, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक है, जो कि अन्य ऋषि मुनि जो योग के बहुत ही एक तरह से विद्वान हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा, अलग अलग क्षेत्र कहने का मतलब है योग के ही फील्ड में कोई आसन में मतलब कि अपने आप को सिद्ध किए हुए रहता है, कोई दूसरा आसन में अपने आप को सिद्ध किए हुए रहता है। तो उन सभी विद्वानों ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो इस पुस्तक की कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा की। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ। देखिए लिखा हुआ है, हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेद भी है। आप सभी ये जानते हैं कि आजकल जो चिकित्सा पद्धति है, मतलब जो मेडिकल है, मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल का फील्ड है, तो इसमें तरह तरह के लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आजकल का जो सिस्टम है, जो मेडिसिन का सिस्टम है, जो मेडिकल फील्ड में तरह तरह की जो पद्धतियां हैं, तो जैसे आप एक एलोपैथी जानते होंगे। एलोपैथी क्या होता है, जिसमें हम सभी कोई इंग्लिश मेडिसिन यूज करते हैं, जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा खूब इसकी बिक्री होती है, एलोपैथी। एक होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है वो भी आज मतलब मार्केट में बिकता है, लेकिन एलोपैथी से बहुत ही कम। फिर है एक आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है सो शुद्ध रूप से, प्योर रूप से हमारे भारतवर्ष की देन है, जो मानव में किसी प्रकार की यदि समस्या उत्पन्न हो जाए तो उन समस्याओं का आयुर्वेद में जड़ से मिटाने की क्या थी, कला थी, गुण था, जो कि आज हम सभी उसको भूलते जा रहे हैं। इस अपने भारतीय संस्कृति की जो अमूल्य परंपरा है, जिसको आयुर्वेद की परंपरा कहते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, यानी ऐसा एक समझिए तो क्या मतलब कि जैसे मेडिकल सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप किसी प्रकार के साइड इफेक्ट से प्रभावित नहीं हो सकते। मतलब आयुर्वेद का ना साइड इफेक्ट था ही नहीं। आयुर्वेद आपके शरीर के लिए अगर जो लाभ नहीं पहुंचाता था तो हानि भी नहीं पहुंचाता था। आयुर्वेद का किसी प्रकार का नुकसान नहीं था। यदि डॉक्टर, अब ये नहीं समझिएगा कि आप कोई भी जाओ और मतलब जो पेड़ पौधा या जड़ी बूटी है उसको खा लो, जो आपको हो सकता है शरीर के लिए जहरीला हो, तो ऐसा बात नहीं। हमारे कहने का मतलब जो आयुर्वेद में किसी भी अंग, जो आपका अंग प्रभावित हुआ है, उस प्रभावित अंग को ठीक करने के लिए जो स्पेसिफिक दवाएं बनाई गई थी, उसको खाने से उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, लाभ नहीं पहुंचाता था तो हानि भी नहीं पहुंचाता था। जैसे सुनिए, आज हम लोगों को यदि सर्दी जुकाम हो जाए या फिर सर दर्द करे या बुखार किसी को हो जाए, तो वह बुखार का मेडिसिन लेगा तो एक बात याद रखिएगा, और बुखार ठीक करेगा, फास्ट रिलीफ देगा, जल्दी आराम करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके अन्य अंगों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में
आपको बुखार की दवा दी जा रही थी, तो बुखार ठीक हो या ना हो, लेकिन उसके अलावा वो दूसरे पे प्रभाव नहीं डालता था। लेकिन आजकल का जो इंग्लिश मेडिसिन है, जिसको एलोपैथी कहते हैं, वो बुखार ठीक करे या ना करे, लेकिन अन्य अंगों पे उसका साइड इफेक्ट अवश्य पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसा मतलब कि समझिए तो ट्रीटमेंट का क्या है, सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम सभी कोई अपने अपने शरीर के जो साइड इफेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ का, उससे बचे रहते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है। आप सभी सुने होंगे चरक का नाम, सुश्रुत का नाम, फिर मतलब जैसे निघंटू का नाम, वाघभट्ट का नाम, ये सभी जाने माने क्या हैं, नाम है। किस फील्ड में, हमारे भारतीय संस्कृति में, मेडिकल सेक्टर में, यानी चिकित्सा पद्धति के फील्ड में, चिकित्सा पद्धति नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में ये सब जाने माने चेहरे हैं, नाम है, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आगे देखिए, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष ही हमारे शरीर के रोगों की जड़ है। आयुर्वेद देखिए, आजकल एलोपैथी जो है सो मतलब तरह तरह के चीज़ों से बोलता है कि आपको ये प्रभावित है, वो प्रभावित है। लेकिन देखो, आजकल आप बोलोगे कि एलोपैथी नहीं रहेगा तो बचोगे नहीं, मानता हूँ, मैं हर बात को मानता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद उससे कम है। आयुर्वेद उससे कई गुना बढ़कर है। यदि आयुर्वेद के सही इस्तेमाल को बताने वाला, उसके वास्तव में जो सही जानकार है, वो हमारे सामने मिल जाए तो। लेकिन हम सब अपने संस्कृति को पूरी तरह से भूल रहे हैं, तो फिर आयुर्वेद वाला और मिलेगा नहीं, बल्कि और घटेगा। जो बचा हुआ है कम से कम उसको तो हम सभी को बचाना चाहिए। तो इसी कारण हम लोग आयुर्वेद में विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अच्छे अच्छे जानकार लोग मिल ही नहीं पाते हैं। तो आयुर्वेद में जो शरीर में जितने प्रकार के दोष हैं, हम सभी रोग कहते हैं, इसमें दोष माना जाता है। तो इन दोष को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते ही हैं, वात, पित्त और कफ। देखिए, जब यह दोष सम अवस्था में हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और यदि एक भी दोष विषमता को प्राप्त होता है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में जो त्रिदोष पाए जाते हैं, वो यदि सब बराबर में हो, यानी वात, पित्त, कफ, तीनों की प्रकृति जितना में रहना चाहिए उतना में हो। मतलब कैसे बोला जाता है कि अभी जो है सो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी का सीजन जो हम सभी को गर्मी ज़्यादा कब लगने लगता है और कम ज़्यादा ठंडा कब लगने लगता है, तो जो टेम्परेचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो गर्मी लगने लगता है। यानी हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो गर्मी लगने लगेगा, और उससे कम होने लगेगा तो ठंडा होने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि एक मेंटेन लेवल में रहेगा, संतुलित मतलब लेवल में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो हम सभी को ना तो उतना ज़्यादा ठंडा भी लगेगा और ना ही ज़्यादा गर्मी। कब सीजन होता है, ये वसंत ऋतु वाला जो सीजन होता है, होली का सीजन, तो उतना ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होती और उतना ज़्यादा ठंडा भी फील नहीं होता, यानी सम स्थिति रहता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी जब ये जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, तीनों का जो स्तर है, लेवल है, वह एक दूसरे से बैलेंस में है, तो हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, यानी हम सभी को किसी प्रकार का अंदर शरीर में बीमारी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसका जो लेवल है, उतार चढ़ाव होता है, कभी वात प्रकृति बढ़ गया, कभी पित्त प्रकृति मतलब बढ़ गया, तब हमारे शरीर में क्या होता है, मतलब दोष उत्पन्न होता है। एक भी प्रकृति, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, उनमें से कोई भी प्रकृति यदि बदल जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होगा, यानी दोष उत्पन्न होगा। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है, आनुवांशिक तथा जन्मजात रूप से व्यक्ति के शरीर में किसी एक अथवा 2 दोषों की प्रमुखता हो सकती है, जिसके कारण उसके शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। मतलब समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें हेरिडेटरी की, अनुवांशिक की, जेनेटिक की, तो जो मतलब कि आपके मान लीजिए कि माता पिता में, दादा दादी में, नाना नानी में, कोई में यदि किसी प्रकार की पहले से दोष मतलब कि हमेशा बरकरार रहती हो, यानी आपके नाना नानी को कोई दोस्त पहले से ही हो और आप उनके संतान हो, आप उनके मतलब वंशज हो हो सकता है कि आपने भी उनके द्वारा जो दिया गया डीएनए है, उनसे आपके शरीर में भी क्या वो दोष उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है आपका शरीर वात प्रकृति का हो सकता है आपका शरीर कफ प्रकृति का हो
हो सकता है आपका शरीर पित्त प्रकृति का हो। तो ऐसा हो सकता है, ये कैसे होता है, तो आपके पूर्वज से मिलता है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति कहने का मतलब है, देखिएगा कफ कहने का मतलब है कि हमारे जो छाती वाला एरिया है, जो सीना चेस्ट एरिया है, जैसे हम सभी जहाँ से श्वसन लेते हैं, फेफड़ा वाला एरिया, उधर से ऊपर की ओर जितना जो भाग है, इसमें यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो समझ जाइए कि आपका जो शरीर है वह कफ प्रकृति का है। यानी आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, यानी कफ प्रकृति वाले गिने जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि जैसे छाती से नीचे वाले भाग कमर तक हो रहा है, तो समझिएगा कि आप पित्त प्रकृति के हैं। पित्त मतलब आप एक, हमारे शरीर में पित्त पाया जाता है, उसी नाम पे रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि पित्त जो होता है बहुत सारे, मतलब हमारे शरीर में जितने जो पेट वाले रीजन में अंग है उनका कंट्रोलर होता है। तो उनकी मेन भूमिका के कारण हमारे शरीर को क्या कह दिया गया है, पित्त प्रकृति। और जो कफ प्रकृति कहा गया है, क्योंकि हमारा सीना जो है, छाती जो है, वहाँ पे देखिएगा किसी को बलगम बना लेता है, कफ बना लेता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो कफ ही करता है। आपका कफ सही है तो आपका इधर वाला भाग जो है, यहाँ से ऊपर वाला भाग बहुत ही मतलब संतुलित रहता है और आप कफ की बीमारी से दूर रहते हैं। बार बार देखिएगा छोटे बच्चों में आए दिन देखने को मिलता है कि कफ जमा हो जाता है, तो फिर उसको हटाना पड़ता है, समझ में है ना। तो ये कफ के कारण, चूँकि यहाँ तक में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता रहती है, जो ज़्यादा रोल प्ले करता है वो कफ करता है, इसी कारण इसको कफ प्रकृति बोला जाता है, कफ वाला दोष। फिर यहाँ से नीचे वाला का जो सब कंट्रोलर होता है वो पित्त होता है। इसी जैसे देखिएगा पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने के बाद मतलब कि बहुत तरह की बीमारियाँ होने लगती है, आपका शरीर पीला होने लगता है, ये सब तो जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग का काम करता है पित्त। पित्त में किसी प्रकार की समस्या होगी, आपको बीमारी होगा। तो यानी यहाँ तक में सबसे ज़्यादा भूमिका पित्त का होता है, इसीलिए इसको पित्त मतलब एक तरह से बोला जाए तो एरिया बोला जाता है। पित्त रोग बोल सकते हैं, पित्त दोष बोल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो किस में, पित्त में, या फिर मतलब कि पित्त प्रकृति बोला जाता है। फिर इससे नीचे वाला जो है वो होता है वात। आप लोग हवा देखिएगा, शरीर घुटने में क्या हो जाता है, कभी कभी जब गैस तैस फंस जाता है, शरीर का जो भोजन पचता नहीं या सड़ता है तो गैस बनाता है। तो देखिएगा ये जो हड्डी है वहाँ से मतलब कि आप ऐसे सीधे नहीं ऐसे कर पाइएगा, यानी दर्द करता है, यानी इसमें जकड़न उत्पन्न होने लगती है, यानी अस्थमा जैसा होने लगता है। अस्थमा बोल रहे हैं, गठिया की तरह। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये सब जो है सो हवा का काम है, वात। तो इसी कारण इसको वात प्रकृति बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि तीनों वात पित्त कफ ये तीनों बैलेंस वे में रहते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और इनमें से किसी एक में भी अगर जो खराबी उत्पन्न होती है तो समझ जाइएगा कि हम सभी को कोई ना कोई दोष शरीर में उत्पन्न होगा। तो इस तरह से आयुर्वेद में 3 दोष ही बनाए गए और तीनों के सहारे पूरा शरीर को समझ लिया जाता था। ठीक, तो ये बात बहुत, कितने देखिए सूझे समझे इंसान थे जिन्होंने इसको 3 दोष में ही बांट दिया। आगे देखिए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसके कारण उसके शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है, किस प्रकृति में कौन सा आसन करना चाहिए वो निम्नलिखित है। अब देखिए, जो इंसान जिस प्रकृति के हैं, मतलब या तो वात प्रकृति के हैं, या तो कफ प्रकृति के हैं, या तो पित्त प्रकृति के हैं, तो जो उनका टेंडेंसी है, उनका मतलब एक तरह से देखा जाए तो बॉडी जिस वे में काम करता है, उसको यदि मान लीजिए कि आप वात प्रकृति के हैं, तो वात प्रकृति वाले लोगों को कौन ऐसा आसन है जो उसको करेंगे तो उनका वात जो है वह कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। तो उसके लिए यानी उन सभी के लिए, जैसे वात प्रकृति वालों के लिए क्या करना चाहिए, कौन से आसन सहायक हो सकते हैं, पित्त प्रकृति वालों के लिए कौन से आसन सहायक हो सकते हैं, कफ प्रकृति वालों के लिए कौन से आसन सहायक हो सकते हैं, इन सभी को हम देखने चलते हैं इस पुस्तक की मदद से कि कौन कौन से आसन उनके लिए सहायक है। तो देखिए, वात प्रकृति वाले लोगों को कौन आसन करना चाहिए, पवन मुक्त आसन समूह की क्रिया। अब ये पवन मुक्त आसन क्या होता है,
तो जब हम आपको अष्टांग योग का एक एक अंग, यम नियम आसन जो भी है, उसमें जब हम आसन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक आसन पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, तो एक एक आसन के बारे में बताएंगे। पवन मुक्त आसन क्या होता है, फिर मतलब कि जैसे वज्रासन क्या होता है, हलासन क्या होता है, चक्रासन क्या होता है, ये सभी आसन बताएंगे। लेकिन अभी जो जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको समझना है, ताकि उस समय बताए तो आप उस समय समझ सके। तो देखिए, पवन मुक्त आसन समूह की क्रिया, क्योंकि इस पुस्तक में वहाँ भी जब हम एक एक आसन को बताएंगे तो उसके क्या लाभ हैं वहाँ पे भी बताया जाएगा। जैसे पवन मुक्त आसन बताएंगे कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू डू पवन मुक्त आसन, तो पवन मुक्त आसन करने से क्या फायदे होंगे वहाँ भी चर्चा किया जाएगा। ये पुस्तक जिस वे में लिखा गया है हम लाइन बाय लाइन बतला रहे हैं, ताकि इस पुस्तक की एक एक बात आपके सामने पेश हो जाए, पहुंच जाए। ये मेरा अभी का जो है कर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि मैंने ऐसा ही अपने आप को डाला है कि जो इस पुस्तक में लिखा हुआ मैं एक एक बात को आपके सामने ला कर रख दूंगा। तो इसीलिए तो देखिए, वात प्रकृति में कौन कौन से आसन आपके लिए सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। पवन मुक्त आसन समूह की क्रिया, पवन मुक्त आसन क्या होता है बाद में बताएंगे। शक्ति बंध की आसन, शक्ति बंध क्या होती है ये भी बाद में बताया जाएगा। वज्रासन, फिर उसके बाद वीरासन, मत्स्येंद्रासन, इसमें भी होता है, अर्ध होता है, पूर्ण होता है। तो अर्ध एवं पूर्ण दोनों आपके लिए सहायक है। किसके लिए? वात प्रकृति के लोगों के लिए। वात प्रकृति कहने का मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक में किसी प्रकार की समस्या है तो आप ये जो हमने अभी अभी नाम बताया इन सभी आसनों को कीजिएगा, तो धीरे 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 ये सभी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। आगे देखिए, फिर चक्रासन है, सर्वांग आसन है, शंख प्रक्षालासन है, फिर उसके बाद मतलब कि जैसे नौली क्रिया है, उड्डयन बंद है, सूर्य नमस्कार है और मार्जरी आसन है। इन सभी आसनों से आपका वात प्रकृति जो है वो बैलेंस में रहता है। अब देखिए, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, यानी यहाँ से लेकर ये सीना के, छाती के नीचे वाला ये बीच भाग के, तो इन लोगों को कौन कौन से आसन करने चाहिए जो उसके लिए मददगार हो सकते हैं। नौकासन, क्या है? नौकासन करना चाहिए। भुजंगासन, उनको भुजंगासन करना चाहिए। और सलभासन, सलभासन करना चाहिए। उड्डयन बंद, और उड्डयन बंद करना चाहिए। अगला कफ प्रकृति, जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं, जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं उनको कौन कौन से आसन करने चाहिए इनके बारे में हम सभी जानते हैं। शीर्षासन, सबसे पहले उनके लिए शीर्षासन है, फिर सर्वांग आसन है, फिर पश्चिमोत्तान आसन है, उत्थान पाद आसन है, कपाल भाती प्राणायाम है, फिर मतलब उड्डयन बंद है। इन सभी क्रियाओं को करने के बाद करने से आपके शरीर का जो कफ प्रकृति है वह बैलेंस होता है, यानी संतुलित होता है, ठीक होता है। देखिए आगे लिखा गया है, आयुर्वेद में तीनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन आता है। जब हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो ये जो तीनों प्रकार के प्रकृति है जिसकी हमने आपको चर्चा की है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ, तीनों का चर्चा आता है। उपरोक्त तीन प्रकृति एक दोषज है, और इन्हीं तीनों प्रकृति के कारण यदि इनमें कोई जैसे उठा पटक होगा, कहने का मतलब है कि इसका बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो आपको यही दोषज मतलब दोष को जन्म देने वाला होता है। यानी यही तीनों प्रकृति में किसी एक का बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर आपके शरीर का भी बैलेंस बिगड़ना चालू हो जाता है, यानी दोष उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद तीन द्विदोषज है। अब देखिएगा, तीन द्विदोषज भी है। द्विदोषज कहने का मतलब यदि आपके शरीर में दो प्रकृति में ना दोष उत्पन्न हो जाए तो आपको द्विदोषज हो जाएगा। जैसे वात पित्त प्रकृति, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका वात वाला भी खराब होता है, यानी ये भी वात प्रकृति के भी होते हैं, यानी पैर से नीचे वाला एरिया भी खराब होता है, और साथ ही साथ पित्त, पेट वाला भी रीजन खराब होता है। तो वैसा समस्या जिनको हो तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारा जो प्रकृति है बॉडी का वह वात पित्त प्रकृति है। फिर आगे वात कफ प्रकृति, जिनको पैर में समस्या है और फिर यहाँ तक ज़्यादा मतलब सर्दी जुकाम हो जा रही है तो समझिएगा कि वात कफ प्रकृति के लोग हैं। फिर पित्त कफ, जिनको यहाँ से ऊपर और फिर यहाँ से ऊपर इसमें समस्या जल्दी जल्दी हो जा रही है तो समझिएगा कि वह पित्त कफ प्रकृति के लोग हैं।
आगे देखिए, इनके लिए दोनों प्रकार की प्रकृति के आसन करना चाहिए। तो इन सभी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बस जो वात पित्त जिनको है तो वात पित्त दोनों जो हम अभी बताए हैं वो करना चाहिए। जिनको वात कफ है तो वात वाला भी करना चाहिए, कफ वाला भी करना चाहिए जो पीछे बताए अभी। जिनको पित्त और कफ है उनको पित्त वाला भी करना चाहिए, कफ वाला भी करना चाहिए। ठीक, आगे चौथी प्रकृति सन्निपातिक कहलाती है। इसके लिए तीनों दोषों के आसन गुरु निर्देशानुसार करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने शरीर को योगाभ्यास के माध्यम से हमेशा निरोग रख सकते हैं। और एक चौथी प्रकृति है जिसमें ये आता है कि यदि आपके शरीर में तीनों का बैलेंस बिगड़ गया है, वात का भी बिगड़ गया है, कफ का भी बिगड़ गया है, पित्त का भी बिगड़ गया है, तो आप जितने जो ऊपर आसन बताए गए हैं उन सभी आसनों को मतलब करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। और कैसे किया जाता है हम बार बार बता रहे हैं कि इसको आगे के वीडियो में हम अवश्य दिखाएंगे, बताएंगे। फिर अब देखिए, वात पित्त व कफ, दो कफ को शांत करने वाले आसन। तो जैसे वात पित्त कफ को शांत करने वाला यानी जो हम ऊपर बताए हैं उसी का मिलता जुलता है। इसमें डिटेल वे में दिया गया है कौन कौन से आसन उनको शांत करने के लिए किया जाता है। जैसे वात दोष को शांत करने के लिए कौन कौन से आसन मददगार होते हैं, ताड़ासन, वात वाला के लिए ताड़ासन, फिर उत्कटासन, त्रिकोणासन, हस्तपादासन, सूर्य नमस्कार, जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर मेरु वक्रासन, उग्रासन, योग मुद्रा, नौकासन, पीठ व पेट के बल लेटकर, फिर विपरीत करनी, हलासन, सलभासन, शवासन। ये सभी जो आसन है ये सभी आसन वात दोष को शांत करता है, ठीक करता है। आगे देखिए, फिर पित्त दोष को यदि शांत करना है तो इसके लिए कौन कौन से आसन बहुत अधिक लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहला मार्जरी आसन, फिर नौकासन, फिर विपरीत नौकासन, जा रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब पर्वतासन, फिर उसके बाद सर्वांगासन, फिर उसके बाद विपरीत करनी, फिर उसके बाद अश्व संचालन आसन, फिर जानु शीर्षासन, फिर उग्रासन, फिर उसके बाद पश्चिमोत्तानासन, हस्त उत्तानासन, फिर सेतु बंधासन, फिर भुजंगासन, फिर सुप्त वज्रासन, फिर उसके बाद आकर्ण धनुरासन, शवासन। ये सभी प्रकार के आसन जो हम आपके सामने अभी बताए हैं, शेयर किए हैं, ये आपके शरीर में जो आपका पित्त दोष है उसको शांत करता है। आगे हम कफ दोष के लिए देखेंगे, कफ दोष को शांत करने के लिए कौन कौन से आसन फायदेमंद होते हैं उसको देखेंगे। तो पहला है हस्त उत्तानासन, फिर पर्वतासन, फिर है ताड़ासन, फिर है वृक्षासन, फिर है त्रिकोणासन, फिर है वीरासन, फिर है भुजंगासन, फिर उसके बाद शलभासन, उग्रासन, फिर अश्व संचालन आसन, फिर है सेतु बंधासन, नौकासन, फिर धनुरासन, फिर है चक्रासन, फिर है उसके बाद आकर्ण धनुरासन, फिर शवासन। आप देखते होंगे कि इसमें तीनों में बहुत सारे नाम जो है आसन के वो कॉमन है। तो हमने बहुत पीछे के वीडियो में बहुत बार बतलाया है कि ये जरूरी नहीं है कि एक आसन का एक ही लाभ हो। एक आसन हमारे शरीर के कई अंगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी लाभ पहुंचाती है। शीर्षासन कीजिएगा तो जितने जो रोग हैं आपके सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यानी शीर्षासन करने से एक ही मतलब रोग में फायदा नहीं पहुंचता, बहुत सारे रोगों में फायदा पहुंचता है। यानी एक आसन का एक ही लाभ नहीं है कि वात दोष को ठीक करेगा, पित्त दोष को ठीक करेगा, कफ दोष को ठीक करेगा, बल्कि एक आसन का हर दोष से कनेक्शन रहता है, हर को ठीक करेगा। एक एक दोष जो आपके शरीर के अंदर है उन सभी दोषों को दूर करेगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक हो गया समाप्त। फिर एक नए शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद।